दोस्तों, मैं अभी 6 देशों की यात्रा करके आ रहा हूँ और सबसे आखिरी यात्रा मेरी जर्मनी की थी। महात्मा गांधी के जन्मदिन पर जो हनोवर शहर दूसरे विश्व युद्ध में ख़त्म हो गया था, वहाँ के लोगों ने इस बार महात्मा गांधी के जन्मदिन पर मुख्य भाषण देने के लिए मुझे बुलाया था। लेकिन मैं आज की बातचीत ज़रा अमेरिका से शुरू करना चाहता हूँ, क्योंकि अमेरिका में बहुत बार गया, लेकिन अब से पहले जब मैं गया तो वहाँ की यूनिवर्सिटी बुलाती थी भाषण देने, या सरकार बुलाती थी, या हमारे भारत के लोग बुलाते थे। लेकिन इस बार हमें एक ऐसी बहन ने बुलाया जो ना सरकारी थी और ना सरकार से डरती थी। उस बहन का नाम है जीजी। वो मूलतः अमेरिकन है, लेकिन वो इंडियन अमेरिकन है। और उसने मेरी सबसे लंबी यात्रा, मेरी जो विश्व जल यात्रा है, उसमें सबसे ज़्यादा दिन मेरे अपनी पूरी वैली में, जहाँ से ओन्स नदी शुरू होती है, और ओन्स नदी पिछले 100 सालों से लॉस एंजलिस को अपना पानी पिला रही थी, लॉस एंजलिस को जिंदा रखे हुए थी। लेकिन ये जो जीजी है, ये मुझे ये दिखाना चाहती थी कि तुम ज़रा आके देखो, जिस देश को तुम्हारा देश भी कहता है कि ये विकसित देश है, तुम्हारा प्रधानमंत्री भी कहता है कि भाई ये अमेरिका हमें सिखा सकता है, सीखने लायक है अमेरिका में। ज़रा उस अमेरिका के सच्चाई को आके तुम मेरे साथ पैदल चल के देखो। मैं जानती हूँ कि तुम्हें ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन तुम्हें यदि सचमुच इस विकास के खेल को समझना है तो थोड़े ज़्यादा दिन दे दो और तुम आके हमारे साथ ज़रा धरती पे चलो। फाइनली मुझे उस बहन का इतना आकर्षण हुआ कि हमने कहा कि हम आएंगे। तो हमने पूछा कि और कौन कौन कैसे कैसे लोग होंगे उस यात्रा में हमारे साथ। तो उसने पूरा डिटेल भेजा। ज़्यादातर पर्यावरणविद थे, ज़्यादातर वाइल्ड लाइफ के लिए लड़ने वाले लोग थे, कुछ मिट्टी के लिए लड़ने वाले लोग थे, कुछ घासों के लिए लड़ने वाले लोग थे, अलग अलग तरह के लोग उसमें, सब ज़्यादातर लड़ने वाले लोग थे। ये 40 लोगों का ग्रुप था। यात्रा हमने मोनो लेक से शुरू की। मोनो लेक ओन्स रिवर का जन्म स्थान है। दोस्तों, मैंने पूछा कि इस वैली में कितने लोग रहते थे पहले, तो उसने कहा कि यहाँ 25,000 इंडियंस रहते थे। और ये जो इंडियंस थे, अभी उनको सरकार इंडियंस नहीं कहना चाहती। सरकार का मन इंडियंस कहने से पता नहीं क्यों ज़्यादा खुश नहीं है, तो उनको वो नेटिव अमेरिकन कहती है। और ये शेड्यूल ट्राइब्स की स्थिति में रजिस्टर्ड हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं। उस जमाने में उस वैली की पॉपुलेशन 25,000 थी। अभी वहाँ 2,460 शेड्यूल ट्राइब्स, जिनको मैं इंडियन इसलिए कहता हूँ कि वो लोग अपने जितने भी उनकी संस्थाएं हैं, उन सारी संस्थाओं का नाम उन्होंने इंडियन एजुकेशन सेंटर, वे ऑफ इंडियन स्कूल, ऐसे नाम पर सब जगह को रखा है। और जो उनकी मेमोरीज हैं और जो उनके हेरिटेज हैं, उनमें भी इंडियन वॉर 1832, 1840, वो जहाँ जहाँ उनकी लड़ाइयाँ हुई अमेरिकन और उसमें उन सारी को उन्होंने इंडियन वार ही लिखा है। और अपने शहर के नाम भी उनके ज़्यादातर हिंदुस्तानी भाषाओं से मिलते जुलते हैं। लोगों के नाम भी हिंदुस्तानी भाषाओं और हिंदुस्तानी तरह के हैं। मुझे शुरू के दिनों में गिरीश भाई समझ में नहीं आ रहा था कि ये बहन मुझे सिखाना क्या चाहती है, ये क्या दिखाना चाहती है। और मैं उस बहन को जानता हूँ कि वो जीवन भर 85 साल की है, लेकिन अभी भी वो मेरे से आगे जाती थी पदयात्रा में। 85 साल की उम्र की बुढ़िया, जिस तरह से वो उसके अंदर तीव्रता थी, वो सचमुच सीखने लायक थी। तो मैंने सोचा कि ये शायद मुझे चलना ही सिखा रही होगी कि मैं देखो 85 साल की उम्र में चल सकती हूँ। पर मैंने चौथे दिन मुझे समझ में आया कि वो मुझे क्यों वहाँ उस इलाके में पदयात्रा करा रही थी। दोस्तों, चौथे दिन हम ओन्स रिवर के नीचे, मोनो लेक के नीचे जब वहाँ की खेती को देखा
खेती उसके चौथे दिन दिखनी शुरू हुई, तो वहां पर वो बरसिम पैदा कर रहे थे और ये बरसिम चाइना को सप्लाई कर रहे हैं। ये बात जरा समझ लेना, बरसिम को काट के उसके बॉक्स बनाते हैं और चाइना को सप्लाई कर रहे हैं। इसमें से तुम्हें समझ में आएगा कि अमेरिकन विजडम क्या है। और अब इस जमीन पर किसी भी रेड इंडियन का कोई कब्जा नहीं है। अब ये सारी की सारी जमीनें लॉस एंजलिस के जो अमेरिकन अपने को कहते हैं उनकी जमीनें हैं। अब कहीं भी रेड इंडियंस लैंड ऑनर नहीं है, उनको केवल एक तरह से शेड्यूल्ड ट्राइब्स की श्रेणी में लाके उनके कोर्ट्स बनाए हुए हैं और सब उनका एक कमीशन बना हुआ है जो उनका नेशनल। और ये जो ट्राइब्स हैं अमेरिका में 524 किस्म के ट्राइब्स हैं। ये जिन ट्राइब्स के साथ मैंने काम किया ये 5 ट्राइब्स हैं, इनका नाम है 5 ट्राइब्स और ये केवल ऑन्स वैली में है और इनकी पूरी कोर्ट केवल उसी वैली में है, ये दूसरी वैली में नहीं जाते ना रहते। लॉस एंजलिस शहर में भी बहुत मामूली हैं, ज्यादातर उसी वैली में रहते हैं। जब हम नीचे आए चौथे दिन तो मैंने देखा कि वहां जैसे हमारा जोहड़ होता है ना कॉनकेव डिजाइन का, वो ऑन्स वैली में नीचे की तरफ पहाड़ी के नीचे बिल्कुल वैसी वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर की डिजाइन, उसकी पाल थोड़ी बची हुई थी, लेकिन वो पाल पूरी की पूरी जोहड़ या तालाब जो भी आप कहें वो सफेद मिट्टी से भरा हुआ था। दूसरी जगह की मिट्टी बिल्कुल अलग थी, लेकिन इस जोहड़ की मिट्टी अलग थी। वो मुझे देखते के साथ मेरी आंखों में लग गया। मैंने कहा भाई ये डिजाइन तो जोहड़ का डिजाइन है, ये तो यहाँ वाटर बॉडी है। और मैंने कहा ऐसा ही कॉनकेव डिजाइन हम अपने राजस्थान के डेजर्ट में बनाते हैं और ये तुम्हारा जो डेजर्ट है अमेरिकन डेजर्ट, ये तो बिल्कुल सेम उसी डिजाइन पर, उसी इंजीनियरिंग पर, उसी तरीके से जो इंडियन इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम से जो पानी के संरक्षण का काम होता था एक्यूरेटली वैसे का वैसा। लेकिन वो अब काम नहीं करता क्योंकि वो पूरा उसका सिल्ट होके ऊपर अब जो बारिश होती है सब बह जाता है। तो मैंने वहां रात का एक अच्छी बात थी कि जैसे हम इंडियन लोग अपनी यात्रा करके शेड्यूल करके घोषित करते हैं उस रात को वहां रुकेंगे, उस रात को वहां रुकेंगे। इन्होंने एक अच्छा काम ये किया था कि रात को रुकने की डेट्स और प्रोग्राम घोषित नहीं किए थे। ये कहा था कि हमारे यात्री जहां कहेंगे वहां हम रात को रुकेंगे और अगला दिन पूरा एक तरह से कम्युनिटी डिसीजन प्रोसेस पर यह यात्रा चल रही थी। तो जहां हम लोगों का मन होता था वहां हम कहते थे आज रात को हम लोग यहां रुकेंगे, तो वहीं वो पड़ाव हो जाता था और वहीं रुकने का इंतजाम हो जाता था। ये जरा समझने की बात है। मेरे मन में आया कि आज तो हम पहले जोड़ पर कि बहन जी आज हम लोग क्या यहां रुक सकते हैं, रात को यहां हमें रुकना चाहिए। तो मेरे से फिर कई लोगों ने, वहां मीटिंग होती है उसको कहते हैं काउंसिल, तो यात्रा की काउंसिल हुई और काउंसिल में फाइनल डिसीजन आधे घंटे में चर्चा होके हो गया कि यहां रुक सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रुक गए। रात को मेरे से सबने ये सवाल पूछा कि भाई तुमने इसको जोहड़ क्यों कहा, तुम्हारे पास जोहड़ कहने का आधार क्या है। तो फिर तो मुझे बोलने का पूरा मौका मिल गया। आप समझते हैं जब मेरे हाथ में मेरी चीज आ जाती है फिर तो मैं छोड़ता नहीं हूं। फिर तो मैंने उनको सब समझाया और वो लोग फाइनली कन्विंस हो गए और वो मुझसे पूछने लगे कि क्या ये पॉसिबल है कि इसको हम रिजुनेट कर सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं और यदि आप सचमुच करना चाहते हैं तो आज ही कुछ फावड़ा मंगाइए, हम लोग थोड़ा श्रमदान करते हैं कल सुबह यात्रा शुरू करने से पहले। उसने कहा नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज ये तो अमेरिकन गवर्नमेंट का मामला है, ये तो रात की भी हमें ठहरने की परमिशन लेनी पड़ती है। तुमने जब कहा तो उनका जो सरकारी आदमी हमारी यात्रा को वॉच कर रहा था उससे पूछ के तब तुम्हें ठहरने की परमिशन मिली है। यहाँ ऐसे नहीं ठहर सकते कि भारत में तुम जहां मर्जी आओ जहां ठहर जाओ। यहाँ तो ठहरने की भी बिल्कुल आप इजाजत लेनी पड़ती है। अच्छी बात यह है कि हमें जल्दी से इजाजत मिल जाती है क्योंकि इजाजत देने वाले लोग हमारे साथ चल रहे हैं। हमारी यात्रा में वो बिल्कुल हमारे साथ हर वक्त 2 आदमी उनके हैं सरकार के, वो बराबर हमें वॉच कर रहे हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और हमें बातचीत करने में डर नहीं है। इसीलिए हम रुक सकते हैं। जो भी बातें कर रहे हैं हम कोई सरकार के खिलाफ नहीं कर रहे हैं। हम जो कर रहे हैं, जो हमारी बातें हैं वो विकास के विरुद्ध जरूर हैं और वो विकास अमेरिकन विकास है, लेकिन हम सरकार के विरुद्ध बात नहीं कर रहे हैं, हम विकास के विरुद्ध बात कर रहे हैं। और ये हमने सरकार को बता के रखा है। सरकार को हमने बता के रखा है कि हम
जो बोलने वाले हैं वो देखी हुई बातें बोलेंगे और हम जनता को भड़काएंगे नहीं, ये हमने कमिट किया है। तो मैंने कहा ठीक है, रुक जाते हैं। दोस्तों 12वें दिन वो यात्रा आगे चलती गई, क्योंकि मैं ज्यादा समय इसमें नहीं लेना चाहता, शॉर्टकट में आपको कुछ 3-4 बातें बता के फिर मैं अपने असली मुद्दे पे आ जाऊंगा। ये असली मुद्दा यही है जो मैं बता रहा हूं, लेकिन ये कहानी का मुद्दा है। 12वें दिन हम लोग ऑन्स लेक में आ गए। ऑन्स लेक की जो क्षेत्रफल है वो 150 मील का है, करीब 200 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास, थोड़ा कम। इसमें हमारे अतुल या हमारा जनक दफ्तरी या हमारा सावंत जी जैसा आदमी जो फटाक से कोई गलत लगा तो सरकार में जाके या कोर्ट में जाके मुकदमा कर देता ना, तो ऐसे किसी दोस्त ने उस पे मुकदमा किया कि ये जो ऑन्स लेक है ये बेपानी हो गई है। अब इसकी जो डस्ट है, उस डस्ट से मुझे सांस की बीमारी हो गई है, मैं बीमार हो गया हूं, इसलिए ये डस्ट नहीं फैलनी चाहिए। और उसने अपने आंदोलन के साथ और लॉस एंजलिस में भी हजारों लोग खड़े कर लिए। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया सरकार को कि ऑन्स लेक की डस्ट रोकी जाए। दिस इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट। अब इसको प्लान करने के लिए, अब आप जरा विकास का मॉडल देख लेना, इसको वहां की सरकार ने कैसे प्लान किया डस्ट रोकने के लिए। हर 100 मीटर पर उस लेक में रोड बनाई, और रोड की हाइट यदि मेरे आप यात्रा के फोटो में देखेंगे तो 1-1.5 मीटर से कम नहीं है। मिट्टी उठाई और इस तरह की बनाई कि जिसमें ट्रक चल सकें, क्योंकि उस लेक की मिट्टी में तो ट्रक चल नहीं सकते थे। और उसमें मैं समझता हूं हजारों ट्रक चलते होंगे जो पानी छिड़कते हैं डस्ट को रोकने के लिए। उसका जो पूरा खर्चा है वो 120 बिलियन है, मिलियन नहीं, बिलियन है। ये सड़क बनाने का, ट्रक का डस्ट को रोकने का, और जो वहां के पूरे ऑपरेशन के सिस्टम है, आप अंदाज लगा सकते हैं कितनी सड़कें बनी होंगी। 100 मीटर के डिस्टेंस पर उन्होंने उसमें पूरी की पूरी लेक में कितनी सारी तरह की सड़कें बनाई हैं। इसको देख के मुझे बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा। मतलब मैंने देखा यार, इससे तो हमारी सरकार कई ज्यादा समझदार है, कई गुना समझदार है। अभी तक हम अपनी सरकारों को गालियां देते रहते थे, लेकिन यार इतना तो बुरा हमारी सरकार नहीं कर सकती। मतलब ऐसे मैंने छाती में हाथ मार के कहा कि यार ये ऐसा डिजास्टर तो कम से कम भारत के लोग तो नहीं करने देंगे। मतलब मैंने, और फिर शाम के रात की जब वहां काउंसिल होती थी, उस काउंसिल में हमारा भाषण प्रतिदिन ही होता था, तो मैंने उनसे कहा कि देखो भाई, मैं अभी तक जब अमेरिका आया तो मैं आपको डेवलप्ड कंट्री की तरह देखकर कुछ अच्छी अच्छी बातें करता था, लेकिन आज जो मैं बातें करने वाला हूं वो मेरे दिमाग की बात नहीं है, वो मेरे दिल की बात है। आपको जरा बुरी लगे, कड़वी लगे तो आप उसको मुझे वापस मत देना, अपने दिल में चुभा लेना। और ये बात मैं आपके भले के लिए कह रहा हूं। और मैंने ऐसा कहा कि ये देश सचमुच डेवलपमेंट का मॉडल नहीं है, ये डिजास्टर का मॉडल है। और ये इस वक्त दुनिया में डिजास्टर क्रिएट कर रहा है। ये केवल अमेरिका में नहीं, ये भारत में भी, भारत जैसे देशों को भी, जो विकसित देश हैं, उन भारत जैसे विकसित देशों को भी, विकासशील देशों को भी ऐसे ही विकसित बनाना चाहता है जैसा अमेरिका में ये ऑन्स लेक की हत्या हुई। और हत्या के बाद उसको पोस्टमार्टम करके उसको ठीक करने के लिए कितना जनता का पैसा इस सरकार ने खर्च किया, ये जो सब हुआ है, ये एक बड़ा डिजास्टर है। हम कम से कम भारत में ऐसे डिजास्टर नहीं होने देंगे। भारत की जनता कदाचित भी ऐसे डिजास्टरों को बर्दाश्त नहीं करेगी। इसको वहां के मीडिया ने हेडलाइन बनाया कि राजेंद्र सिंह ने अमेरिका को डिजास्टर्स कंट्री कहा। फिर हमारी यात्रा फाइनली लॉस एंजलिस पहुंचनी थी। लॉस एंजलिस में आके वहाँ की यूनिवर्सिटी ने, कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी ने अपने सारे अफसरों को बुला के रखा था, अपने मेयर को बुला के रखा था, अपने सबको। और वो जो यूनिवर्सिटी थी, वहाँ की जो प्रेसिडेंट है वो महिला है, लेकिन बहुत अच्छी महिला है। वो चाहती थी कि वो एक ब्रिज बनाए
लोगों के बीच में, कम्युनिटी के बीच में और सरकारी अफसरों के बीच में, और वो ये चाहती थी कि लोग कैसे देखते हैं इस विकास के मॉडल को, वो जरा यहाँ के शहर के लोग समझे। उस पर मेरा जो भाषण था वो पूरा, क्योंकि मैं तैयारी से गया था वो सब दिखाने के लिए, तो 1.5 घंटे का भाषण था। और उसमें उन्होंने और जो हमारी यात्रा में लोग थे उनको कोई मौका नहीं दिया किसी को, केवल मुझे मौका दिया वहाँ की टीम ने। उस मीटिंग में मेयर ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन फिर एक मीटिंग उन्होंने अपनी सिटी काउंसिल में बुलाई और उसमें फिर मुझे बुलाया और फिर उसने कहा कि कल हमने इनको सुना था और उसको सुनने के बाद हमें ज़रूर लगा कि हम दूसरों के पानी पर जिंदा हैं, लेकिन राजेंद्र भाई आपने तो अपने स्लोगन में लिखा है 1 वर्ल्ड 1 वाटर, तो फिर आप हमें ये ऐसे कैसे कहते हैं कि हमने ऑन्स रिवर का पानी लेकर और लॉस एंजलिस को पिछले 100 सालों से पानी दिया और रेड इंडियंस को वहाँ से बेजमीन कर दिया, भगा दिया। ये हमने हमारे ऊपर तो ये अन्याय, तो हमने इसको अन्याय तो नहीं कह सकते। दोस्तों, मैंने कहा कि मैं 1 वर्ल्ड 1 वाटर इसलिए कहता हूँ कि दुनिया में रहने वाले हर इंसान को पानी पर समान अधिकार है, और चूंकि इंसान पानी से बना है, पानी से इंसान तक की जो इवोल्यूशन है, जो विकास की दिशा है, गति है, उसमें पानी का रोल सबसे इम्पॉर्टेंट है। वो सवाल चाहे पर्यावरण का हो और चाहे जलवायु के परिवर्तन का हो और चाहे धरती को बुखार चढ़ रहा हो, मौसम का मिजाज बिगड़ रहा हो, जो भी कुछ हो रहा है वो सारे का सारा पानी की विकास की, पानी और मनुष्य के विकास की प्रक्रियाओं में जो बदलाव आ रहे हैं, उन बदलाव के कारण ये जलवायु परिवर्तन और धरती को बुखार चढ़ना और मौसम का बिगड़ना ये हो रहा है, चाहे वो इंडस्ट्री कर रही है और चाहे आपका म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कर रहा है। और फिर थोड़ा मैंने जरा जोर से कहा कि आपके म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने इतना पैसा वहां पानी पे खर्च किया, पर मुझे बता दीजिए कि आपके शहर ने अपना पानी कितना रोका। वहां बिल्कुल समुद्र है, जैसे बंबई में समुद्र है ऐसे ही लॉस एंजलिस में समुद्र है, उनका सारे का सारा बारिश का पानी उस समुद्र में जाता है। भाई साहब, बंबई के लोगों ने तो फिर भी कुछ ना कुछ वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाई होंगी, लेकिन एलए में मेयर मुझे एक भी वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर दिखा नहीं सका। मैंने उससे कहा कि भाई, यदि आप पानी के लिए समझदार और विकसित दृष्टि रखने वाले लोग हैं तो आपने अपने क्लाउड्स को कितना कैच किया? कभी आपने अपने बादलों से बात की कि वो बादल तुम्हारे जीवन के लिए पानी लेके आते हैं? कभी तुमने बादलों के साथ अपनी दोस्ताना किया? आपने डीसैलिनेशन प्लांट लगाने का काम तो कर दिया, क्योंकि डीसैलिनेशन से इंडस्ट्री को फायदा होना था, कंपनी को फायदा होना था, कॉर्पोरेट को फायदा होना था, कॉन्ट्रैक्टर को फायदा होना था। तो जो कॉन्ट्रैक्टर ने आपको सजेस्ट किया वो तो आपने कर दिया, पर आपने या आपकी जनता ने कभी भी बादलों से बात करके बादलों को पकड़ने की या बादलों के पानी से अपने जीवन को चलाने की बात सोची क्या? भाई साहब, जवाब नहीं था। मैं आपके सामने खड़ा होकर कह रहा हूं कि आपका देश सचमुच उनसे ज्यादा विकसित है, सचमुच विकसित है। यह बात अलग है कि हम अभी उन्हीं के रास्ते पर चलकर अपने को विनाश के रास्ते की तरफ मोड़ रहे हैं, विनाश के रास्ते की तरफ लेके जा रहे हैं। इन विनाश के रास्तों में मुझे लगता है, अभी भी ये लगता है कि हमारा जो भारतीय दृष्टिकोण है, वो दृष्टिकोण प्रकृति को ज्यादा नजदीक से समझता है। हमारा, जिसको हम नारी कहते हैं, वुमन कहते हैं, उसके मन मानस में प्रकृति की मां जैसा स्नेह है, पूरी प्रकृति की। और वो जो भी जन्म देने वाली है, वो महिला हो, वो धरती हो, वो प्रकृति हो, उसको कम से कम मां कहने का रेस्पेक्ट अभी भी भारतीयों के मन में थोड़ा बहुत बचा हुआ है। वो उसको मां कहते हुए डरता नहीं है। लेकिन दुनिया में कोई भी एक भी देश नहीं है जो पैदा करने वाली को मां कहता हो। प्रकृति को, नदी को नहीं है।
तो ये जो पानी की, प्रकृति की रेस्पेक्ट है, वो रेस्पेक्ट भले ही अब बिगड़ रही हो, मैं उसका कोई बड़ा एडवोकेट नहीं हूं कि अभी भी नीर, नारी और नदी का रिश्ता वैसा ही है जैसा पहले था। अभी तो नीर, नारी और नदी के रिश्ते बिगड़ रहे हैं। अभी तो पानी बाजार में है और नदी प्रदूषण की शिकार है। तो ये जो आज की हालत है, इस हालत में अभी भी हमारी आशा की किरण क्या है, अभी भी हमारे सीड ऑफ होप क्या है, हमारे आशा के बीज कौन हो सकते हैं? मुझे लगता है अभी भी भारत के वो समुदाय जो इस प्रकृति से लेते कम हैं और प्रकृति को देते ज्यादा हैं और प्रकृति को समझते ज्यादा हैं, उनसे यदि हम थोड़ा ज्ञान लेकर उनको साथ जोड़कर चलें तो मुझे अभी भी लगता है कि हम इस 21वीं शताब्दी में जो नेगेटिव फोर्सेस हैं, जो भी नेगेटिव फोर्सेस हैं, उन सबको आप जानते हैं, मैं अपना समय नहीं लगाना चाहता। मेरे दोस्त अतुल ने उसको बहुत अच्छे से आपके सामने रख दिया, इसलिए मैं अतुल जी की बात को दोबारा नहीं दोहराना चाहता। तो जो भी हमारे सामने नेगेटिव फोर्सेस हैं, उन नेगेटिव फोर्सेस को हम पॉजिटिव बना सकते हैं या बदल सकते हैं। उसको बदलने की ताकत अभी हमारे अंदर यदि कहीं से आ सकती है तो उन लोगों से आ सकती है, उन समुदायों से आ सकती है जिन समुदायों में अभी भी इस धरती, प्रकृति से लेने लूटने का मन कम है और अपने पसीने से इस धरती को, इस प्रकृति को हरा बनाने का ज्यादा है, देने का ज्यादा है। वो हमारे एक तरह से आइडियल मॉडल हो सकते हैं। दोस्तों, 2 मिनट में मैं आपको राजस्थान ले सकता हूं। मुझे सचमुच पानी की कोई समझ नहीं थी। मैं तो आयुर्वेद का डॉक्टर था और मैं वहां के जो बूढ़े लोग थे उनका इलाज करने गया था। आज तू दुनिया को ऊपर से देखे छे, धरती नहीं जानता कहीं चले छे। तो मैंने कहा, काका मैं तेरी बात समझ नहीं पा रहा, क्या कह रहा है? बोला, तुझे 7 महीने हो गए इस गांव में रहते हुए, पर तने हमारी समस्या नहीं समझी। तने हमें दवा देके जरूर मरने से बचा लिया, जिंदा कर लिया, और हम जिंदा हो गए। अब तेरे साथ बराबरी में बात करने को तैयार हो गए, ये तो तने कर लिया, पर हमारी समस्या जिंदा रहने की नहीं है। जिंदा तो मैं अकेला ही रह सकूंगा। इस गांव में एक जवान लड़का नहीं है, इस गांव में एक जवान लड़की नहीं है। जब तक वो जवान लोग इस गांव में नहीं आएंगे तो ये गांव बचेगा क्या, बसेगा क्या? इस गांव को यदि बचाना और बसाना है तो जवान जब तक इस गांव में रह के काम नहीं करेंगे, ये गांव नहीं रह सकता। और ये गांव खत्म हो जाएगा तो ये देश नहीं बचेगा। तब उसने मुझे पता है 2 लाइन का गीत, अनपढ़ किसान था, क्या सुनाया? गांव बचेगा देश बनेगा। उसने ये नहीं कहा देश बचेगा, ये शब्द कितना, गांव बचेगा देश बनेगा। और दोस्तों, मुझे उसने 3 दिन में, कुल 3 दिन में पानी की पीएचडी की डिग्री दी। कुल 3 दिन में। अब ये 3 दिन में पानी की पीएचडी की डिग्री कैसे दी, ये मैं जरूर आपको आधा मिनट में बताना चाहता हूँ। उसने मुझे चमड़े के चरस में बैठा के जो हमारे सूखे हुए कुएं थे, उन कुओं में नीचे उतारा और मेरे से कहा, देख इस धरती में सड़ कहीं छे। सड़ माने चीर माने फ्रैक्चर। वो जो फ्रैक्चर्स होते हैं उनकी लाइन मुझे देखने को कहा, और ये जो फ्रैक्चर होते हैं वो एक्यूपस के साथ जुड़े होते हैं। तो ये मुझे सिखाया और मुझे कहा कि जहां टेढ़ी सड़क है, वो टेढ़ी सड़क के उल्टा पानी रोक दे। तो पानी तू उसका उल्टा रोक देगा तो फिर पानी की सूरज चोरी नहीं कर सकेगा। तो सूरज की चोरी रोकना उसको सिखाना चाहता था। तो उसने मुझे 3 दिन में सूरज की चोरी रोकना सिखा दिया। और फिर मेरे से 3 दिन के बाद पता क्या कहा? देख राजेंद्र, आज जीवन में एक काम का संकल्प करे पीछे, जो आदमी विकल्प ढूंढे छे उसकी जिंदगी में सिद्धि को नहीं आवे। संकल्प करने के बाद तो संकल्प में ही जुटना चाहिए, उसमें कितनी भी कठिनाइयां हो तो जीवन में सिद्धि आती है। दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो मुझे उस
अनपढ़ किसान ने, मेरे गुरु ने सिखाया था, मैंने उससे अपने को तनिक नहीं बदला, तनिक नहीं बदला, मैं वही काम कर रहा हूं। तो हम जब हमारे मन में अपने ज्ञान के प्रति सम्मान होगा, अपने धरती के प्रति सम्मान होगा, अपने लोगों के प्रति सम्मान होगा, तो हम सचमुच उनका दिल जीत सकते हैं। नहीं तो मैं बंबई में आके तुम्हारे सामने खड़ा होकर कह सकता हूं कि हमने 60 नदियां जिंदा कर दी, ये मेरी औकात थी क्या? नहीं थी, मेरी औकात नहीं। ये औकात उन लोगों की है, उन समुदायों की है जो उस जगह पे रहते हैं। मैंने जो काम किया, जो उस बूढ़े बाबा ने मेरे सिर पर काम किया था, पिछली पढ़ाई को भूलना, अगली पढ़ाई सीखना, पिछली पढ़ाई भूलने बिना अगली पढ़ाई नहीं सीखी जाती। उस बूढ़े बाबा ने तो मेरे दिमाग पे ये काम किया था। मैंने अब उसके बाद अपनी उस पीढ़ी को और अपनी अगली पीढ़ी को एहसास कराया कि देखो, हम यदि अपने बादलों के पानी को नहीं पकड़ेंगे तो ये बह जाएगा और हम इस जमीन पर नहीं रह के ना खेती कर सकेंगे ना कुछ कर सकेंगे। दोस्तों, ये समझाना बड़ा आसान था और मैं वो समझा पाया, और समझा के बहुत सारे काम, 11,000 जल संरचनाओं का निर्माण 8,600 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर हम 31 सालों में कर पाए। 7 नदी, अरवरी, रूपारेल, सरसा, बगानी, जहाजवाली, साबी और महेश्वरा, ये 7 नदी गंगा के बेसिन में आती हैं। राजस्थान के पार्ट में गंगा बेसिन में 7 नदियां रिजुनेट कर पाए। ये केवल इसलिए कर पाए कि लोगों ने इस काम को अपना काम मान लिया था, और इसलिए हमें, क्योंकि लोग साथ थे, इसलिए हम सरकार से कभी डरे नहीं। क्योंकि हमने सरकार से, जैसे ये हमारी यात्रा वाले परमिशन लेते थे ना रात के पड़ाव की, ऐसे हमने कभी अपने बांध बनाने की परमिशन नहीं ली। बिना परमिशन लिए हम अपने इस काम में लगे रहे और इस काम को सफलतापूर्वक कर पाए। दोस्तों, ये जो आज के कानून है, वो कानून चाहे पर्यावरण के हो, वो कानून चाहे पॉल्यूशन के हो, वो कानून चाहे हवा के हो, ये सारे के सारे कानून समाज और समस्या और राज, इनसे अलग अलग करते हैं। 3 बात कह रहा हूं, समाज, राज और जो जीवन की समस्या है उससे तोड़ते हैं, उससे डिसइंटीग्रेट करते हैं। कानून जिस दायरे में बनाए जाते हैं, जब हमारे जीवन में जटिलताएं आती हैं, तो उन जटिलताओं के समाधान के लिए सरकारें एक व्यवस्था सोचती हैं। वो व्यवस्था हमारे जीवन की जटिलताओं को, थोड़ा विवादों को थोड़ा ठीक करने के लिए बनाए जाते हैं। कानूनों का मंशा अच्छा होता है, लेकिन वो जब तक बनते हैं और जब वो एग्जीक्यूशन में आते हैं तो उनके पूरे के पूरे एक्सप्लेनेशन बदल जाते हैं, उनकी व्याख्याएं बदल जाती हैं। कानून अच्छी मंशा से बनता है, अच्छे काम के लिए बनता है, अच्छा करने के लिए बनता है, लेकिन जब वो एग्जीक्यूशन की स्थिति में आते हैं तो उसका जो नेगेटिव पार्ट है वो चेंज हो जाता है। इसीलिए मेरे खिलाफ 377 और चूंकि मैं डरा नहीं, इसलिए मैं अपने काम को करने में सफल हुआ। पर कोई नहीं चाहता कि उस अदालत में अपना समय बर्बाद करे। ये बात अलग है कि मेरे लिए शायद प्रकृति का ज्यादा स्नेह था, मुझे कभी अदालत नहीं जाना पड़ा। मैंने बस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये सारे के सारे मामले भेज दिए और चीफ जस्टिस ने अपने तरीके से उस सब का समाधान कर दिया। सरकार को, राजस्थान सरकार को कह दिया कि अब इसके खिलाफ कोई मुकदमा करना है तो पहले सुप्रीम कोर्ट से पूछो। एक लाइन के जजमेंट में मेरे ऊपर मुकदमे होने बंद हो गए। तो मुझे जो कहना है, 3 बातें कहनी है। एक तो देखो, कई बार हम बहुत सारी चीजों को जब बिना समझे करने लगते हैं, तब उन कामों को करने में विफलताएं मिलती हैं। तो जो हम अपने, जिसे पर्यावरण के संकट कह रहे हैं,
उन पर्यावरण के संकटों के समाधान को ढूंढने के लिए जरा ये संकट क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, उस संकट को लाने वाला फोर्स कौन है, इन चीजों को समझने की जरूरत है। कई बार इन संकटों को के बारे में हमें जो सामने संकट दिख रहा है हम उस पर हमला करते हैं, और जो सामने संकट दिख रहा है वो सचमुच हमारे लिए संकट नहीं होता, संकट उसके पीछे होता है, वो छुपा होता है, वो हमें दिखता नहीं है। इसलिए यदि हम सचमुच अपनी धरती को, भारत को पर्यावरण के संकट से बचाना चाहते हैं तो 3 काम करने की जरूरत है। पहला काम मुझे ये लगता है कि हम भले ही थोड़े लोग हों, हम जानते हैं कि पर्यावरण की चिंता करने वाले, प्रकृति की चिंता करने वाले, अपने साझे कॉमन फ्यूचर के बारे में सोचने वाले लोगों की संख्या हमेशा कम हुआ करती है। कॉमन फ्यूचर की चिंता करने वाले लोग ज्यादा नहीं होते, उनकी संख्या केवल यदि ज्यादा से ज्यादा कभी होती है तो 1% होती है। मैं पहले अपने प्लेनेट की जो डायनेमिक्स है वो आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। हमारे इस दुनिया में 1% लोग ऐसे हैं जो बिना दूसरे की चिंता किए हुए अपने को बहुत तेजी से हवाई जहाज में उड़ा के, 8 लाइन एक्सप्रेस पे दौड़ के, सारी चीजों के ऊपर अतिक्रमण, प्रदूषण और शोषण करने में उनका दिमाग सबसे ज्यादा तेज होता है, और उस दिमाग की तेजी के कारण वो अतिक्रमण करने में भी, एनक्रोचमेंट में भी, पॉल्यूशन में भी और ओवर एक्सप्लॉयटेशन में भी मास्टर होते हैं, माहिर होते हैं। इनकी संख्या देश में, दुनिया में 1% से ज्यादा नहीं है। यदि इसको अतुल की भाषा में कहना हो तो आप इसको दुनिया की नेगेटिव फोर्स कह सकते हैं। ये दुनिया का नेगेटिव फोर्स है जो कॉमन फ्यूचर के बारे में सोचता नहीं है। लेकिन ये 1% कैसे सक्सेस हो सकता है 99% के ऊपर? इस 1% को ये जो 4% है जो इसके पास ही रहता है, ये 4% लोग रियली प्रोफेशनली एक्सपर्ट हैं पावर की ब्रोकरी करने में। ये जो पावर की ब्रोकरी करने वाला तबका है 4%, ये एक तरह से अपॉर्चुनिस्ट भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसकी जिंदगी में अपना कोई सिद्धांत नहीं होता। ये ऐसा आईएएस ऑफिसर नहीं है कि भाई जिस तालाब को बनाने में अपने पर संकट आ रहा है लेकिन वो अच्छा है तो बनाना ही है, और उसके लिए अपना काम छोड़ के भी उस तालाब को बना ले। ऐसे नहीं है। इनकी जिंदगी के अपने कोई सिद्धांत नहीं होते, ये सिद्धांत विहीन लोग होते हैं, लेकिन ये पावर को बहुत अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, इसलिए पावर को बहुत अच्छे से यूज करते हैं। किसको राजी करने में? इस 1% को राजी करने में। इसको ये पोषण करते हैं 4% लोग। इनको तुम सरल मराठी में कह सको तो ये अपॉर्चुनिस्ट हैं या अवसरवादी हैं, और मराठी में कोई और शब्द हो तो वो कह सकते हैं जी, संधि साधु है। ये जो 94% साधु नहीं है। हाँ, अच्छा, ठीक है, आप लोग देख लेना क्या नाम देना है। मैं केवल आपको इक्वेशन बताता हूँ, इक्वेशन बताता हूँ। इसके साथ में ये जो 94% लोग हैं, ये सचमुच दिल और दिमाग से बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन ये कभी भी किसी का भी अच्छा करने के लायक नहीं है। कभी किसी का अच्छा नहीं करते। अच्छे लोग हैं, कभी किसी का बुरा करने की ताकत नहीं है, बुरा कर नहीं सकते, लेकिन कभी किसी का अच्छा भी नहीं करते। अब आप इनको मराठी में क्या कहेंगे? मैं इनको हिंदी में कहता हूं कि सज्जन और डरपोक लोग। भेंडी है, भेंडी ये है भेंडी आपकी, ठीक है। अब ये जो बचा, ये पूरा 1% भी नहीं है, इसकी संख्या कुल 0.7% है, 0.07%। ये ऐसा कैरेक्टर है कि यदि इसको लगा कि ये अच्छा काम है तो उसको अपने
अपनी नौकरी की चिंता नहीं, अपनी किसी की चिंता नहीं, वो उस काम को करेगा, डरेगा नहीं। इसको मैं हिंदी में कहता हूं कि समाज के सब वर्गों में प्रेरक लोग होते हैं, मोटिवेटर। ये समाज में के प्रेरक लोग हैं, लेकिन इनकी संख्या केवल 0.07% है। अब ये देखो, ये चारों के चारों एक जगह रहते हैं। अब ये जो 0.3% है, ये थोड़ा अलग रहता है, इन चारों से दूर रहता है, पर इसकी संख्या तो बहुत ही कम है। इसकी जो संख्या है वो है 0.3% इस दुनिया में। अब ये जो है, ये वाला, ये इन चारों के कैरेक्टर को समझता है, दूर रहता है, लेकिन चारों को जानता है कि इन चारों कौन है, कैसे हैं, इसकी क्या क्वालिटी है और इसकी क्या वीकनेस है, चारों को जानता है। इस जानने वाले को भारत में पहले नगर गुरु कहते थे, गांव गुरु कहते थे। आजकल ये थोड़े बचे नहीं हैं, अभी थोड़ी स्थिति बदल गई है, मैं बताऊंगा अब क्या हो गई है। लेकिन ये पहले जब ये नगर गुरु थे, गांव गुरु थे, और अपने नगर का भला चाहते थे, बंबई का भला चाहते थे या अपने गांव का भला चाहते थे, तो देखो ये सबसे पहले किसे बुलाते थे, इसको बुलाते थे। तो 0.3% और 0.7% बराबर 1% हो गया, और बड़ा मजबूत 1% है। और ये 1% जो था, इसको इतना कॉन्फिडेंस था कि ये 99% को चेंज कर सकता है, बेहतर बना सकता है, अच्छा बना सकता है, और 99% के सामने जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक्सप्लोर कर सकता है। इतना कॉन्फिडेंट है ये 1%। फिर क्या होता है, जैसे ये दोनों जुड़ते थे, तो ये जो डरपोक लोग हैं, ये कहते थे यार ये धोखा है, उनका नहीं देंगे, सच्चे लोग हैं, चलो इनके पास चलते हैं। तो ये बिना बुलाए इनके पास आने लगे, और ये तीनों फिर बैठ के कॉन्फिडेंट होते थे कि भाई अब अपने को बदलना है। तो बदलने की, बेहतर बनाने की प्रक्रिया चलती थी, अच्छा करने की प्रक्रिया चलती थी, ये तीनों जुड़ के चलते थे। और जैसे ही ये मिलता था, तो ये जो अवसरवादी है, ये मौका ढूंढता था कि अब तो सारी पावर यहां आ गई, तो ये यहां चिपकने की कोशिश करता। लेकिन ये तीनों इतने समझदार थे कि इसको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं करते थे। इसको राजेंद्र सिंह जैसे आदमी की बात सुनानी है तो कहते थे आजा बैठ ले, सुन ले यार, बैठना इस हॉल में, लेकिन इसको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं करते। तो ये बैठ के चुपके से यहां देखो, यहां बैठता है, इनके साथ नहीं बैठता। जैसे ही ये यहां बैठता था तो इसके तो पैर उखड़ जाते थे, ये बहुत कमजोर है। फिर ये पकड़ने की कोशिश करता था, यार देखो मैं तुम्हारे काम में मदद करना चाहता हूँ, मेरे से कुछ मदद ले लो ना, मैं तुम्हें इस काम में, तुम इतना अच्छा काम कर रहे हो, मैं तुम्हें कुछ मदद करना चाहता हूँ, आओ मेरे पास, मैं मदद करना। और फिर आके यहाँ चिपक के चुपके से डर के यहाँ बैठता। और ये जो है, ये एक तरह से एक पॉजिटिव परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू होती है। अभी क्यों नहीं होती? अभी क्या हो गया? पहले मैंने कहा ये ऐसे थे, अभी ऐसे हो गए, और अब ये जानता है कि यार इसको बुलाने से काम नहीं चलेगा। अब किसको बुलाना है? इसको बुलाना है 1% को। समझ गए? 1% इसके पास आ जाता है तो ये जो 4% है ये भी चला जाता है। और ये जो है, ये भी और ये भी, ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो आज की जो इक्वेशन है वो ये है, ये आप देखते हैं ये निशान किसका है? किसका है? किसका है ये निशान? हाँ, पॉलिटिशियन का है। तो पॉलिटिशियन को अब ये नहीं चाहिए, इसलिए ग्रीस भाई जो सच्ची कहता है ना, वो बेचारा आइसोलेशन में चला जाता है, उसकी कोई पूछ नहीं रहती, उसको तो छिड़का देते हैं। इसलिए किसकी पूछ होती है आजकल? इसकी होती है। इस सिनेरियो को बदलने की, इस परिदृश्य को बदलने की जब तक हमारी शक्ति नहीं होगी, समझ नहीं होगी, तब तक हम भारत के पर्यावरण पर आने वाले संकटों को रोक नहीं पाएंगे। दोस्तों
दोस्तों आज की तस्वीर क्या है? अभी भारत के पर्यावरण मंत्री ने जंगलों को खनन के लिए 5 एकड़ की जमीन पर खनन करने के लिए सरकार से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, उसके लिए कलेक्टर काफी है। आप समझ रहे हैं? 25 एकड़ के खनन के लिए राज्य सरकार की परमिशन की जरूरत है। उस परमिशन को लेने से आप खनन कर सकते हैं। 25 एकड़ से ऊपर यदि आप करेंगे तो भारत सरकार से परमिशन की जरूरत है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका प्रदूषण करने वाला, खनन करने वाला, धरती के पेट के साथ या धरती के साथ बलात्कार करने वाला है, अब वो खुला गांव-गांव में फिरेगा। हर जगह धरती माता के साथ बलात्कार करने वाला दिखाई देगा। दोस्तों, मेरी जिंदगी में सबसे पहली लड़ाई इन बलात्कारियों के खिलाफ हुई, और इन बलात्कारियों को जब हमने सरिस्का का मुकदमा किया, सरिस्का के जंगल में माइनिंग का 1988 में, तब से लेकर हमारी जो भी कुछ हमने भुगता है उसको यहाँ मैं बताना नहीं चाहता, क्योंकि वो बहुत बुरी बात है, और बुरी बात कह के मैं अपने दोस्तों को डराना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने जो भुगता वो तो बहुत ही भयानक है। क्योंकि ये धरती के साथ बलात्कार करते थे, तो इन्होंने मेरे ऊपर बलात्कार से लेकर और क्या क्या नहीं मुकदमे करने की कोशिश की। संयोग ये था कि उन दिनों भारत का चीफ जस्टिस ग्रेट ऑनेस्ट मैन था, और वो मेरे काम को पता नहीं कैसे जानता था, जबकि वो साउथ का था, बैंगलोर का था, जस्टिस वेंकट चलैया। मैं नाम लेते हुए भी मुझे खुशी है कि मैं आपके सामने ऐसे जस्टिस का नाम ले लूं। कभी मुझे इतने भयानक सब कुछ हमले होने के बावजूद भी मुझे अपनी समय शक्ति गलत चीजों में बर्बाद नहीं करनी पड़ी, और मैं अपना फावड़ा लिए हुए तालाब बनाता रहा अपने गांव में। दोस्तों, अच्छे काम करने के लिए, खासकर प्रकृति के बलात्कार को रोकने के लिए जब भी आप खड़े होंगे, तो फिर आपके ऊपर जिस तरह के इस देश में हमले हो रहे हैं, और अब जितने खतरनाक हमले होने लगे हैं, वो तो आपको झेलने ही पड़ेंगे, और उनको झेलने की तैयारी के साथ यदि आप खड़े हैं, तो भारत के पर्यावरण की रक्षा का काम संभव है। अन्यथा तो बातचीत करके हम अपने घर जा रहे हैं। तो यदि हम सचमुच भारत के पर्यावरण की रक्षा करना चाहते हैं, तो जरा अपनी तैयारी देखें कि हमारी तैयारी क्या है। हम केवल बातचीत। लोक सत्ता का मतलब क्या है? लोक सत्ता का मतलब है लोक को सत्ता देना। तो हम यदि यहां सचमुच भारत के लोक को सत्ता देना चाहते हैं, तो भैया फिर तो हमें जरा उस मजबूती के साथ खड़ा होने की जरूरत है, उस मजबूती के साथ काम करने की जरूरत है, जिस मजबूती से सचमुच भारत में लोक सत्ता कायम हो सके। आज भारत में लोक सत्ता नहीं है। आज भारत में केवल और केवल ठेकेदारों की और पूंजीपतियों की सत्ता है। तो आप लोक सत्ता की जगह भारत में यदि पूंजी सत्ता लिखेंगे तो ज्यादा क्या वास्तविक। उन्होंने ठीक कहा ना मेरी बात के आगे कि ज्यादा वास्तविक, क्योंकि आज इंडिया में जो डेमोक्रेसी है वो सचमुच लोक सत्ता नहीं है, वो तो आज इनकी सत्ता है। इस सत्ता से लड़ने के मैंने जो तरीके अपनाए वो मैं 2-3 मिनट में आपके सामने जल्दी से रखता हूं। हमने जहां हमारा ये खनन चल रहा था, वहां के लोगों के साथ मिलके पदयात्राएं करके राखी के दिन, रक्षाबंधन होता है, रक्षाबंधन के दिन ये स्लोगन दिया कि देखो अभी तक हम अपनी बहन की रक्षा के लिए उससे राखी बंधवाते थे, अब हमारे पेड़ हमसे अपनी रक्षा के लिए राखी की मांग कर रहे हैं। तो लोग पेड़ों की रक्षा करना चाहते हैं, वो और पेड़ों के
राखी बांधेंगे और पेड़ों को कटने से बचाएंगे और यहाँ खनन नहीं होने देंगे, क्योंकि खनन बिना पेड़ों को काटे तो हो नहीं सकता। जब आप पेड़ों को, जंगलों को साफ करेंगे तभी तो खनन करेंगे। तो हमने पेड़ों को बचाने का काम वहां शुरू किया और ये राखी के रक्षाबंधन पर 40-40 दिन की यात्राएं की। समाज खड़ा हुआ, समाज जगा। अभी आप हमारे इलाके में जा सकते हैं। देखो, मेरे पास तो वृक्षारोपण करने वाला पैसा नहीं था, तो फिर मेरे इलाके में हरियाली कैसे आ गई? अभी तो भारत सरकार के इसरो डिपार्टमेंट ने एक बहुत बड़ी रिपोर्ट दी है हमारे काम के बारे में। वहां हरियाली इंक्रीज होने से वाटर लेवल ऊपर आया और 7 नदियां फ्लो करने लगी। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये भारत सरकार के इसरो की रिपोर्ट। तो मेरे पास तो प्लांटेशन करने के लिए तो पैसा नहीं था, तो हरियाली कहां से आई? जो भी कुछ रूट स्टॉक था वहां, उस रूट स्टॉक को बचाने के लिए एक तरह से हरियाली साक्षरता यात्राएं वहां शुरू हुई। पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ यात्रा। लोगों ने अपने आप अपने काम को करना शुरू किया। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में पानी बचाने के लिए सबसे ज्यादा पैसा खर्च हुआ। सबसे ज्यादा पैसा इस देश में यदि किसी राज्य ने खर्च किया है, उसका नाम है महाराष्ट्र। और सबसे ज्यादा पानी के संकट के लिए आत्महत्या किस राज्य में हुई है? तो इस वक्त हमें अपनी समझ बढ़ाने की जरूरत है। हमें अपनी समझ बढ़ाने की जरूरत है कि ये पैसा हमारे प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता। प्राणों की रक्षा करने वाला काम तो हरियाली है, पेड़ है, पानी है, और पानी के बिना पेड़ नहीं आते। तो इस राज्य में एक जल साक्षरता या पर्यावरण साक्षरता या प्राकृतिक साक्षरता, जो शब्द आपको अच्छा लगे, मैं डिक्टेट नहीं करने वाला हूं, आपको जो ठीक लगे उसको लेकर एक बड़ा अभियान खड़ा करने की जरूरत है। कोंकण के साथियों ने अभी तय किया है कि वो दिसंबर में, 1 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर में यात्रा करेंगे। संजय यादव करके बैठे हैं और साथी बैठे हैं, ये लोग कुछ साथी मिलके ये कर रहे हैं। पर मुझे लगता है कि कोंकण से काम नहीं चलेगा। इस यात्रा की जरूरत, सबसे ज्यादा जरूरत मराठवाड़ा में और विदर्भ में। मराठवाड़ा और विदर्भ के जो साथी लोग हैं, उनको जरा ज्यादा सोचने की जरूरत है कि वहां जो फसल चक्र है, वहां अभी जो पानी है, जो आदमियों को पीने के लिए बचना चाहिए, वो आदमियों के लिए नहीं बच रहा है, वो गन्ने के लिए जा रहा है। तो पहले गन्ना चाहिए कि पहले आदमी चाहिए, आदमी को पानी चाहिए कि गन्ने को चाहिए, ये प्रायोरिटी तय करने वाली, चेतना यात्रा करने वाली एक पूरे मराठवाड़ा में एक जल साक्षरता यात्रा का प्लान हमें जल्दी से करना चाहिए। और इस समूह में लोक सत्ता के द्वारा बुलाए गए लोगों को मैं जानता हूं कि आप सब जो बैठे हैं ऐसे योद्धा हैं। यदि आप खड़े होंगे तो एक एक क्षेत्र में, एक एक रीजन में एक वाटर लिटरेसी की और एनवायरमेंट लिटरेसी की एक नई ड्राइव आप लोग ले सकते हैं। आप सब लोग सक्षम हैं, काम करने वाले लोग हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को जल्दी से इसके बारे में सोचना चाहिए कि हम कैसे इस काम को महाराष्ट्र में आगे बढ़ा सकते हैं। जो तीसरी बात मुझे कहनी है महाराष्ट्र के संदर्भ में, वो ये कहनी है कि आप पानी बचाने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाने का काम सबसे ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन पानी के उपयोग के लिए जो अनुशासन चाहिए वो आपके राज्य में कभी आज तक नहीं हुआ। आपने पानी बचाने का काम कर लिया, डैम 40% डैम आपने अपने महाराष्ट्र में बना लिए, लेकिन इन 40% डैम्स का पानी कहां कैसे उपयोग करना चाहिए, इसका कोई अनुशासन आज तक आपके राज्य में नहीं बना। तो क्या हम महाराष्ट्र के फसल चक्र और वर्षा चक्र के रिश्ते को जोड़ने के लिए एक नई ड्राइव ले सकते हैं क्या? और वो जो ड्राइव होगी अतुल, वो पर्यावरण की चेतना और पर्यावरण की समझ को बढ़ाने और उसको, उसमें से बहुत सारे लोगों को कुछ नया काम करने और पर्यावरण की रक्षा का काम करने का मौका मिलेगा। उसी में से आपको समझ में आएगा जब आप वो यात्रा करेंगे कि ये जो फ्लो है, जिसको आप फ्लो कहते हैं, वो कल्चरल है, वो हिस्टोरिकल है, वो नेचुरल है, वो रिवर का फ्लो है। इस फ्लो को जब आप स्लो करते हैं तो केवल ड्राउट और फ्लड का ट्रीटमेंट होता है ऐसा नहीं, वो पूरी कल्चर का ट्रीटमेंट करता है। अभी तुम्हारी स्टेट में जो फ्लो है वो बहुत फास्ट है। आपकी इकोनॉमी का फ्लो, आपका कोई भी फ्लो देख लीजिए, वो बहुत फास्ट है।
मुझे लगता है कि महाराष्ट्र को अपने फ्लो को स्लो करने की जरूरत है। यदि महाराष्ट्र अपने फ्लो को स्लो करेगा तो जो पर्यावरण के प्रॉब्लम्स है वो इमीडिएटली 80% आपको इंपैक्ट उन पर दिखने लगेगा कि कैसे आप अपने फ्लो को स्लो करने से विनाश के चक्र से बचा रहे। तो फ्लो को स्लो करना इस वक्त मैं महाराष्ट्र के लिए सबसे ज्यादा जरूरी काम मानता हूं। फ्लो को स्लो किए बिना आपकी मिट्टी का इरोजन नहीं रुक सकता, आपकी ग्रीनरी नहीं रुक सकती, आपकी बाढ़ नहीं रुक सकती, आपकी सुखाड़ नहीं रुक सकती। जब आप अपने फ्लो को स्लो करेंगे तो इमीडिएटली आपके ड्राउट ट्रीटमेंट की प्रोसेस शुरू हो जाएगी, क्योंकि इरोजन तो कंट्रोल फ्लो के स्लो से ही होगा। और जब आपका ड्राउट ट्रीटमेंट होगा तो फिर आपके फ्लड आने को भी आप कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि पानी नीचे एक साथ इकट्ठा होकर नहीं जाएगा। तो ये काम करने की जरूरत है। इसके लिए आज फाइनली इस सेशन में जो कुबेर जी ने आपके अंतिम सेशन के तौर पे रखा है, इसमें यदि आप लोग कुछ तय कर सकें कि हम लोगों को महाराष्ट्र को पानीदार बनाने के लिए, महाराष्ट्र को पर्यावरण के संकटों से मुक्त करने के लिए कुछ जो आगे के कदम तय करने हैं, उसमें मुझे सबसे ज्यादा जरूरत, अभी मैं ज्यादा बड़ी बातें नहीं करना चाहता, समझ पैदा करने की जरूरत है कि महाराष्ट्र का विकास, हम सचमुच सच्चा विकास, महाराष्ट्र का स्थायी विकास फास्ट फ्लो में नहीं कर सकते। हम महाराष्ट्र का सच्चा विकास स्लो फ्लो में ही कर सकते हैं, और वो सच्चा विकास स्थायी विकास होगा। स्थायी विकास के लिए हमें फ्लो को स्लो करना पड़ेगा। और ये जो फ्लो स्लो है, ये केवल पानी की नहीं कह रहा हूं मैं, आपकी इकोनॉमी की भी कह रहा हूं, आपकी कल्चर की भी कह रहा हूं। आपकी कल्चर में आप देखो ना, बंबई में कौन सा फ्लो आ रहा है कल्चर का, कौन सा कल्चर का फ्लो आ रहा है, वो क्या बना रहा है। तो ये आपको अपना फ्लो स्लो करना होगा, तभी आप इस राज्य को एक अच्छा समृद्ध राज्य, पर्यावरण के संकट से मुक्त राज्य की तरफ बढ़ सकेंगे। और जब आप उसमें बढ़ेंगे, दोस्तों मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि यदि इस काम के लिए, इस दिशा में आप कुछ करना चाहेंगे, तो मैं अतुल की बात को सच्ची करने के लिए आपके साथ खड़ा मिलूंगा।